फीसिबल है या नहीं है। हमने सबसे पहले पे बैक को पढ़ा। पे बैक का मतलब है हम ये देखते हैं कि कितने अरसा में हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट हमें वापस मिलती है। लेकिन पे बैक पीरियड में दो तरीके थी। एक तो ये इग्नोर कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनको। दूसरा ये इग्नोर कर देता है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के रूल यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लिहाजा हमें दूसरा टॉपिक भी पढ़ना पड़ा, उसका नाम था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। हमने अमाउंट्स को एज इट इज ही माइनस करना नहीं शुरू किया, बल्कि हमने अमाउंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ले ली, यानी उनमें से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट हटा कर फिर बात की। तो तब पता लगा कि इंटरेस्ट को जो है वो हटा कर अब जब अमाउंट जो है वो हमारी रिकवरी हमें करेंगी तो फिर कितने साल या कितना दौरानिया लगेगा। इससे हम ये फैसला कर सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में हमें वापस कर देता है और हमें वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या काम था कि सारे रिटर्न्स की प्रेजेंट वैल्यू की आज वर्थ निकाली जाए और उसमें से माइनस कर दिया जाए हर तरह की इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू और आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाए। जो एनपीवी का आपके पास आंसर आएगा, अगर वो आंसर आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है द रिटर्न्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका मतलब दैट प्रोजेक्ट इज फिजिबल। लेकिन अगर वो आ जाता है जीरो तो इसका मतलब है द वर्थ ऑफ ऑल द रिटर्न्स एट टुडे is actually equals to the worth of all the investments at today। लेकिन अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है the worth of all the returns at today is actually less than the worth of investments। यानी आम जुबान में जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटर्न्स की सूरत में हमें आज वापस नहीं मिल रहा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या कहते हैं कि ये फीजिबल या वाइबल नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, आज हमारे पास है जी टॉपिक IRR। द फुल फॉर्म ऑफ IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ, अच्छा आपकी क्लास की आज का अटेंडेंस कौन कंडक्ट कर रहा है? आज कितनी कौन कर रहा है? अंजला, आपकी फाइल में वो शीट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? सेक्शन ई की लगी हुई है? सेक्शन ई की शीट लगी हुई है ना? अच्छा जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्लियर हो गया जी? ये इसकी फुल फॉर्म है। नाउ व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? पहले बाय डेफिनेशन चलते हैं। बाय डेफिनेशन कहा जाता है जी IRR ऐसा रेट है, IRR ऐसा रेट है जिस पर हमारी NPV जीरो के इक्वल होगी। IRR ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस पर NPV क्या होगी, यानी अगर कभी वो आपको कह दे कि IRR निकाले तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर NPV क्या होगी, जीरो। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक काम करें जरा, 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें 4 साल के लिए 10% पे। 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 4 years at 10%। 6830 ऐसे ही है। 6,830 रुपए के करीब आ रही है। दोबारा कीजिए, लेकिन इस बार रेट लीजिएगा 15%। 577 आपके रेट बढ़ाने पर प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, कम हुई। फिर चेक कीजिए जरा 20% पे 4822.5 मजीद कम हुई। यहाँ से हमें एक रिलेशन समझ आया, वो नोट कर लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ जाने से
प्रेजेंट वैल्यू में कमी बाकी होती है, ऐसे ही है। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी क्या होगी, कमी आएगी, यस और नो। लेकिन फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ये आपको याद रहना चाहिए कि रेट के बढ़ जाने से प्रेजेंट वैल्यू में कमी आती है और नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी कमी आएगी, लेकिन फ्यूचर वैल्यू ज्यादा। लेकिन अगर मैं रेट को कम कर दूं तो प्रेजेंट वैल्यू में इजाफा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी इजाफा होगा, जबकि फ्यूचर वैल्यू कम हो। ये याद रहेगा जी। तो हमारा कंसर्न फिलहाल ये दो चीजें हैं, रेट और एनपीवी। क्लियर है जी कि रेट के बढ़ जाने से एनपीवी कम होती है और रेट के कम कर देने से एनपीवी ज्यादा होती है, याद रहेगा। अगर इस बात को मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं, एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं और यहाँ पे लिख लो जी एनपीवी और ये आ जाए जी रेट्स, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। जितना कम रेट होगा उस पर एनपीवी, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा रेट होगा जिस पर आपकी एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव, यस और नो। कोई ऐसा रेट भी होगा जिस पर आपकी एनपीवी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यकीनन इनके दरमियान में कोई ऐसा रेट भी होगा जिस पे एनपीवी क्या होगी, ये आर क्या कहलाएगा, IRR। ये आर क्या कहलाएगा, ऐसा रेट जिस पे एनपीवी 0 हो जाएगी वो क्या कहलाएगा, IRR। ये बाय डेफिनेशन और ग्राफ समझ आ गया, क्लियर है। नाउ हमें करना क्या है, हमें IRR कैलकुलेट करना है। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, फिर एक एक करके हम उसकी वर्किंग जो है कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, जी टाइमलाइन से क्या समझ आ रही है, आप प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5,000 नाउ which will provide you 4,000 rupees at third year, 4,000 at the end of 4 year, 4,000 sorry 3 year and 4,000 at the end of 4th year। ये प्रोजेक्ट की सिचुएशन सुनाकर इतने पैसे लगाने हैं और इतने पैसे आएंगे, वो आपसे कहेगा कैलकुलेट IRR, कैलकुलेट। अभी हम इसका किताबी तरीका पढ़ रहे हैं, द बुकिश वे, ठीक है। किताब जो बाय डेफिनेशन इसका ट्रैक बनता है। आपने क्या करना है, आपने खुद से कोई भी रेट पकड़ना है, कोई भी रेट पकड़ना है और उससे आपने इस पूरे कैश फ्लो की एनपीवी निकाल देनी है। सजेस्ट कीजिए क्या कितना रेट लोगे, कितना जी, 55% रेट लो। एडी परेशानी लगी, 55% रेट का मतलब पता है कि आज 100 लगाऊं तो अगले साल 155 मिले और फिर दूसरे ही साल अमाउंट डबल से भी ऊपर निकल जाए। नहीं बहुत ज्यादा, इतना भी नहीं मैंने कहा था, ठीक है। तेन मोबाइल की थाम दी तो खिलरन की थाम बना रही है, नहीं कर रहे ऐसे, इजी रहे जी। नहीं मैं 10%, तुम्हारी सुननी नहीं है, बहुत शौकी हो गई तुमने बोला। हाँ जी, क्या परसेंट रेट लिया, 10%। इस पे एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी इज इक्वल टू, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए। 4,000 एवरीवन 4,000 divided by हाँ जी 1 plus 10% रेज टू पावर 3 प्लस 4,000 ओके divided by हाँ जी 1 plus 10% आगे raised to power 4. 4, ये हो गया।
आगे -5000। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 737.31 737.31 रुपीस। बताइए आपने जो रेट अज्यूम किया उस पे आपकी एनपीवी क्या आई है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास ये वाला रेट तो आ गया है जिस पे एनपीवी क्या आ रही है? अब आपको एक ऐसा रेट चाहिए जिस पे आपकी एनपीवी नेगेटिव आए, और अगर इत्तेफाक से आपके पहले ही रेट पर आपकी एनपीवी क्या आ जाती है? नेगेटिव, तो दूसरा आपको ऐसा रेट चाहिए जिस पे आपकी एनपीवी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सोच लेती हो। अगर आपकी एक एनपीवी क्या आ जाए? पॉजिटिव, तो दूसरी एनपीवी क्या कोशिश होनी चाहिए? और अगर एक नेगेटिव आ जाए तो दूसरी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। ये बिहेवियर होना चाहिए। अब ये कैसे मुमकिन है? हमें ये रिलेशन तो समझ आ गया है। आ गया जी। अब आपकी एनपीवी फिलहाल क्या आई हुई है? पॉजिटिव। क्या आई हुई है? आप अगली एनपीवी क्या चाहते हैं? इसे कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? कम करने के लिए रेट ज्यादा लेंगे। तो पहले कितना रेट था? अब आप कितना रेट ले लेंगे जी? ज्यादा करना है 15% कर लें जी। अच्छा आप 12% कर लें, 13 कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन आप ये प्रोसेस तब तक दोहराते रहेंगे जब तक आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी ना मिल जाए। चलिए करते हैं जी। ये सारा दोबारा लिख लेंगे एनपीवी। तो इस पर एनपीवी की क्या आंसर आएगा? -82.992। ठीक है जी। हमारा मकसद पूरा हो गया कि अगर हमें एक पॉजिटिव एनपीवी मिल गई है तो दूसरी अब कौन सी मिल गई है? और अगर इत्तेफाक से हम पहले ही कितना रेट ले लेते? 15%। क्या ले लेते? तो हमारी एनपीवी क्या आती? नेगेटिव। नेगेटिव 82। अब अगली एनपीवी मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। मुझे एनपीवी बढ़ानी थी, लिहाजा रेट कम करके 15 थी तो 10% से वर्किंग कर लेता। Now you have two rates. Now you have two rates and two NPVs. दो रेट्स और दो NPVs आ गई हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ जी। रेट कितना? 10%। NPV कितनी? 737.31। हाँ जी। एनपीवी कितनी? 737.31। ओके। दूसरा रेट आपका क्या आ रहा है? 15% और उसकी एनपीवी आ रही है -82.92। ये चीजें आ गई आपके पास। यहाँ पर जब आप पहुंच जाए कि दो रेट्स और दो एनपीवीज आ जाए और एक एनपीवी उसमें से पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो आपको IRR का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। IRR इज इक्वल्स टू A प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाई बाय B माइनस A। फिर बोल रहे हैं जी A प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB इनटू B माइनस A। अब यहाँ पे NPVA B तो आपको पता लग गया है कि ये NPVs है, जबकि A और B जो है वो रेट्स है। A और B क्या है? रेट्स है। एक चीज याद रख ले, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। B फॉर बड़ा रेट, B फॉर बड़ा रेट, यूं ध्यान में रख ले, सिर्फ याद आने के लिए, नहीं तो वैसे ही आपको याद रह जाए तो वेरी गुड। तो इन दोनों में से जो बड़े वाला रेट है वो क्या कहलाएगा? B। अगर ये B है तो ये NPV B होगा, और अगर ये B था तो ये क्या होगा? A, और ये क्या हो जाएगी? NPV। चीजें मिल गई। फॉर्मूला में लगाएंगे हम
IRR इज इक्वल टू ए बोलिए 10 प्लस, मैं परसेंटेज लिख नहीं था, 10 एंड पे जाके परसेंटेज लगा दूंगा, 10 प्लस 737.31 डिवाइडेड बाय 737.31 माइनस 82.92, ऐसे ही है जी, मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10, पहले ये इत्तेफाक से ऐड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई टू द 5, जो भी फाइनल आंसर बने 10 में ऐड कर दें। 14.49%। ले जी, ये आपका आ गया, बस जी, ये आपका क्या आ गया, IR। आपने क्या किया है, आपने एक रेट ऐसा ढूंढा, ये आपका क्या हो गया था, A रेट, जिस पर आपकी NPV क्या आ रही है, और ये आपके पास क्या आ गया था, B रेट, जिस पे आपकी NPV क्या आ गई थी, नेगेटिव। और इन दोनों के दरमियान में कहीं करके आ रहा हूँ, बस 1 मिनट देना आ रहा हूँ, बात को कमल करके आ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इनके दरमियान में कोई रेट एक ऐसा होगा जिस पर आपकी NPV क्या आ रही होगी, 0, वो हमें इस फॉर्मूला ने गाइड कर दिया जी, यस और नो, इजी सीन्स है। अब ये मेथड है लंबा, दिस इज द किताबी तरीका, दूसरे तरीके को मैं बोलता हूँ आफ्ताबी तरीका, अपने अपने तरीके से। अब सिंपली सीखें जरा वो क्या है। आपकी NPV किसके इक्वल होती है, हेलो, NPV किसके इक्वल होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी के इक्वल है। IRR के केस में, अब IRR पे आ जाएं, IRR के केस में NPV किसके इक्वल होगी, 0 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही हो गया। अब ये प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट नेगेटिव इधर आके, इसका मतलब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को इक्वल रख दूं किसके, रिटर्न्स के, और R मिसिंग हो, तो जो R होगा वो क्या होगा, IRR होगा। आए इसी कैश फ्लो के लिए काम करते हैं, इस कैश फ्लो के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट 5000, ऐसे ही। अच्छा, रिटर्न्स 4000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R रेज़ टू पावर 3 प्लस 4000 1 प्लस R रेज़ टू पावर 4। यहाँ से अगर 4000 कॉमन ले लो और यहाँ के डिवाइड हो जाए तो ये रह जाएगा 1.25 इज इक्वल टू 1/1 प्लस R रेज़ टू पावर 3 एंड 1/1 प्लस R रेज़ टू पावर 4। इसको सॉल्व करें, सॉल्व फॉर x के साथ, आपके पास जो रेट आएगा दैट इज हाईली एक्यूरेट IRR। क्या है 14.46%। बुक दिखाना है, बुक दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51 सॉल्व करना शुरू करें। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 49, 50 एंड 51। मैं लिख तो होमवर्क की मद में रहा हूं, लेकिन आप अभी करें। 49, 50 एंड 51। 14.46 आ गया। अब आपको मजे की बात बताता हूँ, जो किताबी तरीके से आपके पास आंसर आया ना, इससे आप जरा NPV निकाल के देखो, 0 नहीं आएगी, 1, 2, 4, 5, 7 रुपए का फर्क आएगा। इस तरीके से जो आंसर आया, इससे NPV निकाल के देखो, डेटो 0 आ जाएगी। सर जी एक तीसरा निकाले इसके लिए।
किसका? ये लास्ट से ऊपर जो स्टेप है, सेकंड लास्ट, इससे नीचे वाला स्टेप जो है सर, यही वाला। ये क्या करना है? एक्स इस तरह सॉल्व किया बेटा सॉल्व फॉर एक्स नहीं आता। सर, ये याद है। ये पूरी इक्वेशन टाइप करना है, आर की जगह एक्स लिखना है, सॉल्व फॉर एक्स वो करना था। अच्छा हेलो 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 हेलो, ये अपनी दोस्तियां, सहेली पुना, दोस्त पुना, ये बात में आप संभाल लेना। पहले क्वेश्चन नंबर 49, 50 और 51 इंडिविजुअली बैठ के कीजिए ताकि आप आपकी जात खुद समझ सके। अगर फिर भी ये बात किसी ने नहीं समझनी, एक दूसरे से मशवरा करके ही जो है वो काम करना है तो दैट्स अप टू यू। मैं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? -2। तो फिर आपने राउंड नहीं करवाया होगा, ये 4 6 नहीं होगा, नहीं, ये 4 4 6 है। तो 4 5 होगा। ऐसे तो ना करें, 2 रुपए का मसला भी खत्म हो जाए। वही क्या? गलती हो गई, एक दफा अच्छा वाला लेना चाहिए। होता है। 0 तो आ गया ना, और कैसे है इसमें रेट तो दिया नहीं। इससे करना है मैं। 1500 का होगा ना रेट। तो रेट खुद ही से ज्यूम नहीं करना। रेट करना है। नहीं, ये वाले क्यों से करना फॉर्मूला किधर है इसका?
ये PVR मल्टीप्लाई है डिवाइड बाय 1 अभी के नहीं मैं कुछ और करना है ओ भाई साहब होगा ना ये ये कैसे है कोई आखिरी वाला पहले का निकाला है इनकम को रिटर्न लिया इनकम को रिटर्न कौन सा इनकम इनकम रिटर्न इनकम जो है रिटर्न है वो रिटर्न वाली साइड पे और बाकी सारे एक इसमें निकालना तो देखो लोग इसमें सिर्फ एंट्री निकालते हैं ये रंग निकालना ही नहीं है निकालो ये देखो एग्जाम से देखो एंट्री भी आ रहा है पर अगर आप उस पे लिखा है उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डी का क्या करें
बस ये नहीं है कि about modification करंट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो शोज कैपिटल ये दिया हुआ है मतलब दो नहीं पहले वाली चीज हो ही नहीं रेट बढ़ाओ ये पहले वाले में क्या है एक इन्वेस्टमेंट है लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट जी भाई हॉटस्पॉट है फिर भी नहीं आ रहा कोई आ गया एनडी हां एनडी करना मैंने रेट बढ़ाया अब आना इन्वेस्टमेंट सारी उसी तरफ है लेकिन पहले वाले तो नाउ में तो वो ऐसे नहीं बाकी दो जो तो है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r रेस्ट बार टू सीएस वो करते हैं उसी तरफ एक ही पहले वाले में नेगेटिव का बना है यहाँ वाले यार किए मेरे को नेगेटिव नहीं है चल रहा है क्यों नहीं चल रहा जब इसमें सही आंसर आ रहा है वो वाला क्यों कर रहे हैं सही बात है मुझे भी सेट कर 49 साल के उस कॉन्सेप्ट ये देख वायर पे कैसे होगा वो माइनस ये आ रहा है दोनों के लिए रेट में हम नेट पे देंगे ना ये हो गया फिर इसको भी ऐसे लिख दो मैं इसको भी ऐसे लिख
शक्ल बता दी आजम 49 की है, आजम 49 शुक्र अदा कर दूसरे तरीके से कोशिश की उसमें तो कॉमन है, कॉमन ले लिया हो गया यार। क्या आंसर आ रहा है 49 का? किसका 49? 24.9। हाँ 24.9 यार, मेरा 26 को आ रहा था। हाँ जी 49, 50, 51 में से कितने सवाल हो गए? तीनों। यही मैं होमवर्क में इस तरह के 6 सवाल दूं, तुम कहते हो 8 घंटे लगे होमवर्क में, यहाँ तुमने 15 मिनट में कर लिए हैं। इस तरह बेटा घर जाके मौत पड़ने वाला सीन होता है। यस और कोई नहीं है, ये सिर्फ एक डायलेमा है, ये घर पे बैठ के काम नहीं होता। तला आंसर दिखा जरा, कौन सा वाला? 49 बुलेट क्या लिखा 50 में? Alpha company is thinking about 2 different modifications to its current manufacturing process. The after-tax cash flows associated with the two investments are as follows. और लिखा है as far cost of capital is 10%. ये तो एनपीवी है ना। कॉस्ट ऑफ, तो सुने भाई, एनपीवी के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 50 is actually about cost of capital is 10%। सुने अब ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, सुने आईआरआर के बारे में आप इनसाइट सुने। आईआरआर पहले आप कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपको पता नहीं था कि वो आईआरआर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने ये सवाल किए एन अमाउंट विल बिकम डबल इन 10 years किए? यहाँ से आपने क्या निकाला था? आर। वो आर इस पूरे सवाल का आईआरआर ही तो था। आईआरआर मींस द रेट एसोसिएटेड टू दैट प्रोजेक्ट, the rate of return associated to that project। बताएं जरा सॉल्व करके इससे क्या आंसर आ रहा है? 7 point something कुछ आ रहा है या 8? %7.17%। 7.17%। इसका मतलब है इस पूरी ऑफर, और इस पूरी स्टोरी का कि आज मैं जो भी इन्वेस्ट करूंगा 10 साल बाद मुझे उसका क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। इस स्टोरी के पीछे जो रेट मुझे एक्चुअली ऑफर हो रहा है वो क्या है? 7.17%। दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुने, एक इन्वेस्टर जिस रेट पर उधार लेता है
उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्योंकि इस कैपिटल को यूज करने की एक कॉस्ट है, इस पैसे को यूज करने की एक कॉस्ट है जो उसे बियर करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट से जो वो कमा रहा होता है दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी तक हम इन दोनों को ना सेग्रीगेटिव वे में नहीं पढ़ा, हमने कहा बस ठीक है रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द सेम रेट। लेकिन सुने, जिस रेट पर आप पैसा अरेंज करते हो, जिस रेट पर पैसा अरेंज करने का मतलब है जो पैसा आपने उठाया कल को उसके बदले कुछ अदा करना होगा। मिसाल के तौर पर आई टुक अ लोन ऑफ ₹100 एट 7%, तो इसका मतलब है उस 100 रुपए को यूज करने की एक कॉस्ट है, और वो क्या कॉस्ट है? 7 रुपए सालाना। यस और नो? 7% ऑफ 100 क्या होगा? 7 रुपए होगा ना। थोड़ा बेहतर कर लो, 1000 रुपए का 7% 70 रुपए। तो इसका मतलब मैं उस पैसे को ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट करूं जो मुझे कम से कम कितना कमा कर दे? बोले 7%। कितना कमा कर दे? ताकि वहां से 7% आए, इधर उसकी कॉस्ट उतारूं और मुझे कोई नुकसान। लेकिन मैंने 7% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे पैसा अरेंज किया और ऐसे कारोबार में लगा दिया जो मुझे दे रहा है 5% रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? 5%, और मैं अदा कितना करूंगा? 7%। तो इट्स अ लॉस और अ बेनिफिट? लॉस। यही काम बैंक भी करता है, वो अपने डिपॉजिटर से 10-11% की कमिटमेंट पे पैसा लोन लेता है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जब आगे लोगों को लोन देता है तो 20-22% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर वो लोन दे देता है ताकि ज्यादा रिटर्न आए, कम कॉस्ट जाए, तो मुझे बेनिफिट जरा ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर आपको 2 अदद प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और साथ दिया हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी मैं जो इन्वेस्टमेंट अरेंज करूंगा, जो इन्वेस्टमेंट मैनेज करूंगा, उसको इन्वेस्ट करने की मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? 2, ईदर इन प्रोजेक्ट 1 और इन प्रोजेक्ट 2। अब जाहिर बात है कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बेहतर होगा? जिसका रेट ऑफ रिटर्न मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दी हुई है? 10%। आपने पहले प्रोजेक्ट ए का IRR निकाला, फिर आपने प्रोजेक्ट बी का IRR निकाल लिया जी? अभी निकाल लेंगे ना। प्रोजेक्ट ए का और फिर प्रोजेक्ट दोनों के IRR निकल आए। अब फर्ज करें एक IRR आया 11.5%, दूसरा आया 12.8%। दोनों ही प्रोजेक्ट क्या फीजिबल है या नहीं है? क्योंकि आपने जिस रेट पर पैसा उठाया वो कितना है? 10%, और दोनों से जो रिटर्न मिल रहा है वो 10% से ज्यादा ही मिल रहा है। यस और नो? दोनों बेहतर। दोनों में से कोई एक कौन सा बेहतर? 12.8 वाला। बात समझ आई? ये भी मुमकिन है कि एक प्रोजेक्ट की पागल हो तुम। दोनों प्रोजेक्ट की जो IRR है, एक आ जाए 9.5%, एक आ जाए 10.5%। स्ट्रेट डिसीजन कि 9.5 रेट ऑफ रिटर्न वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो मेरी कॉस्ट ही पूरी नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही फारिग है। अलबत्ता 10.5 वाला पूरा कर रहा है तो दैट प्रोजेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज फीजिबल प्रोजेक्ट। बात समझ आई? यस और नो? अब एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने आपको मंडे को डिफाइन करना है, जिसका मैंने पहले दिन आपको रटा लगवा दिया था, एंड दैट वाज कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली। कल जब करवाऊंगा तो IRR को दोबारा वहां पे डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल IRR की एक और एग्जांपल सुनो। मुझे लोन चाहिए, ठीक है? मुझे लोन चाहिए। अब मुझे लोन चाहिए जितनी भी अमाउंट का चाहिए। मैं बैंक ए के पास गया, बैंक ने कहा जी हम आपसे चार्ज करेंगे 10%। हम आपसे क्या चार्ज करेंगे? चले लोन छोड़े, इन्वेस्टमेंट पे ही रहते हैं। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, आई वॉन्ट टू। मैं बैंक ए के पास गया, मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या रिटर्न दोगे? इन्होंने कहा मैं आपको 10% एनुअली दे दूंगा, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। इनके पास गए, इन्होंने कहा जी मैं आपको, दूसरी ऑफर आई मेरे पास कि मैं आपको
11% कंपाउंडेड एनुअली दे दूंगा। मुझे बताएं फैसला करना आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? आसान है। क्या आसान है? आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन, चूंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं सो आई विल प्रेफर द बेटर रेट। यस और नो? मैं तीसरे बैंक के पास गया, मैंने कहा जी आप भी बता दें। उन्होंने कहा जी कि वी विल प्रोवाइड यू अ रिटर्न ऑफ 9% कंपाउंडेड एनुअली। मैं कहूँगा इसके साथ इन्वेस्ट करने से बेहतर है मैं बैंक ए के साथ इन्वेस्ट कर लूं। समझ आ रही है? वो तो फिर बेहतर है इससे। तो अभी तक की सबसे बुरी ऑप्शन है थर्ड, और उससे बेहतर है फर्स्ट, और सबसे बेहतर है सेकंड ऑप्शन। यस और नो? तो ऐसे कोई सवाल आ जाए कि आपको रेट पिक करना इजी है, लेकिन किसी स्टोरी के अंदर आपको आ जाए आप एक और बंदे के पास गए, आपने कहा जी आप मुझे रिटर्न रेट बताएं। वो सेठिया कारोबार था, उन्होंने कहा सरकार हमें रिटर्न रेट की तो कोई खबर नहीं है, हमें इतना पता है कि आज आप अगर हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपए, आप आज अगर हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपए, तो हम आपको रिटर्न्स देंगे 4,000 और 4,000 रुपए वाले इन ईयर 3 एंड ईयर 4। ईयर 3 एंड ईयर 4 मैं आपको हमारे साथ 5,000 का इन्वेस्ट करें, हम आपको 4,000 रुपये देंगे थर्ड ईयर और 4,000 रुपये देंगे फोर्थ ईयर में। हमें रेट रूट नहीं पता, तो मैंने क्या किया, अब इनको तो कंपैरिजन करना फौरी आसान था, यस और नो, लेकिन इसकी क्या खबर। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, यानी क्या निकालेंगे इसका IRR, और वो आपके पास आएगा 14.45%। ये भी वही तो निकाला है 14. अब समझ के आई। मुझे बैंक ए ने क्या ऑफर किया, कितना रिटर्न 10%, बैंक बी ने, बैंक सी ने, और फोर्थ जगह से मुझे रिटर्न रेट ऑलमोस्ट क्या ऑफर हुआ है 14. वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट, चौथी जगह पर 14.45% के साथ। बात समझ आई? लेकिन यही अगर लॉन्स होते हैं, क्या वांट टू टेक अ लोन, बैंक ए कहता है 10%, बैंक बी कहता है 11, बैंक सी कहता है 9%, और ये कहते हैं भाई आज हमसे 5,000 का लोन ले लो, 4,000 की 2 किस्तें दे देना, तो यही रेट निकलता है ना, यस और नो। अब बताइए कौन सी ऑफर बेहतर है? अब ये थर्ड वाली ऑफर बेहतर है, क्योंकि लोन लेते वक्त आई प्रेफर द लीस्ट रेट, और इन्वेस्ट करते हुए आई प्रेफर द हाईएस्ट रेट, द बेटर रेट। जी बताइए, कोई इशू? क्लियर है जी? पता लग गया कि IRR के थ्रू डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? बोलिए। ओके, तो इससे रेलेवेंट ये 3 सवाल है यहाँ पर, 50, 51 और नहीं 50, 50 और 51 ये है। इसके साथ आपने I कैप